हाँ प्यारे विद्यार्थियों, तरुण स्कूल के इस YouTube चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 10 सामाजिक विज्ञान, जिसमें लोकतंत्र के गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो लोकतंत्र के गुण, जैसे इसका आलोचनात्मक परीक्षण करते हैं। बर्क जैसे विद्वानों ने लोकतंत्र को एक लज्जाहीन धारणा बताया था और लोवेल ने इसको सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था बताया था। तो अब ये लज्जाहीन धारणा और सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था में अपन तुलना करेंगे। सबसे पहले तुलना करने के लिए हमें इनके गुण और दोषों को पढ़ना होगा। तो आज अपन पढ़ेंगे लोकतंत्र के गुण। लोकतंत्र के गुण में देखो, पहला गुण यह है कि ये सार्वजनिक हित में वृद्धि करता है। यानी ये शासन व्यवस्था है ना, इस शासन व्यवस्था से सार्वजनिक हित में वृद्धि होती है। अब कैसे होती है, क्यों होती है, मैं इसमें क्या खास बात है, तो देखो, इस शासन व्यवस्था में जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा शासन का संचालन किया जाता है। तो वृद्धि, हित में वृद्धि होने के पीछे प्रमुख एक कारण तो यह है कि इस प्रकार की शासन व्यवस्था में जनता अपने क्षेत्र से प्रतिनिधि चुनकर के भेजती है और वो प्रतिनिधि जनता के ऊपर शासन व्यवस्था में भागीदार होता है। यानी जनता के ऊपर शासन का संचालन प्रतिनिधि के द्वारा किया जाता है। अब देखो, जनता की भलाई कैसे हुई कि जनता के द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि शासन कर रहा है। ये प्रतिनिधि जब चुनाव के समय जनता के पास में गया था वोट मांगने के लिए, तो उस समय जनता से वो कुछ वादे के आधार पर चुनाव जीता था। अब जीतने के बाद में जनता से जो वादा किया है वो वादा उनको निभाना पड़ेगा। यानी कहीं पर, जैसे कहीं हॉस्पिटल बनाने की बात कह के आया है, कहीं स्कूल बनाने की बात कह के आया है, कहीं रोड बनाने की बात कह के आया। अब जीत गया तो कहीं हॉस्पिटल बनाने की कोशिश करेगा, रोड बनाएगा, तो उस जगह पर रहने वाले लोगों का क्या होगा, भला होगा। तो इसलिए इस शासन व्यवस्था को सार्वजनिक हित में वृद्धि कहते हैं। अब सार्वजनिक हित का मतलब यह है किसी एक व्यक्ति का हित नहीं। जैसे रोड बनती है ना, तो किसी एक व्यक्ति को फायदा नहीं होता है, सभी का भला होता है। हॉस्पिटल बनता है तो सबका फायदा होता है, स्कूल बनती है तो सबका फायदा होता है। तो इस शासन व्यवस्था में सभी की भलाई होती है। तो देखो, शासन का संचालन जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है। ये प्रतिनिधि सार्वजनिक हित में क्या करते हैं, वृद्धि करने के वायदे के आधार पर चुनाव जीत करके आते हैं और चुनाव जीतने के बाद में जनता से जो किए गए वादे हैं वो उनको निभाने पड़ते हैं। क्यों निभाने पड़ते हैं? अगर नहीं निभाएंगे तो भविष्य में आने वाले चुनाव में जब वो वोट मांगने के लिए जाएंगे तो जनता ऐसे व्यक्ति को वापस दोबारा मौका नहीं देगी, इसलिए उनको वो वादा निभाना पड़ता है। भविष्य में पुनः चुनाव लड़ना होता है, इसलिए जनहित में शासन करते हैं। इसलिए ये जो शासन व्यवस्था है, कौन सी, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, ये सार्वजनिक हित में वृद्धि करती है। तो पहला गुण तो ये हो गया कि सार्वजनिक हित में वृद्धि। दूसरा है कार्यकुशल शासन। कार्यकुशल शासन का मतलब है कि इस प्रकार की शासन व्यवस्था में जो नीतियां बनाई जाती है, जो नियम बनाए जाते हैं, वो जनता की इच्छा के या जनमत के आधार पर बनाए जाते हैं। अब जनमत के आधार पर जो शासन संचालन करने के लिए नियम नीतियों का निर्माण किया जाता है, तो ऐसे नियम नीतियों में जनता क्या करती है, जन सहयोग करती है। इसलिए कार्यकुशल में वृद्धि होती है या कार्यकुशल शासन इसको कहते हैं। इसमें देखो, पढ़ते हैं अपन, लोकतंत्र को सबसे अधिक कार्यकुशल शासन प्रणाली माना जाता है। क्यों माना जाता है? कि इस शासन व्यवस्था में जनता की पहली बात तो है कि भागीदारी होती है। इस शासन व्यवस्था में नीतियां जनमत के अनुसार बनाई जाती है। अब जनमत के अनुसार नीतियां क्यों बनाई जाती है? कि शासन व्यवस्था में जनता की सहभागिता है, इसलिए जनमत के अनुसार नीतियां बनाई जाती है। अगर जनमत के अनुसार नीतियां नहीं बनाई जाएगी तो नीतियां बनाने वालों को जनता पदच्युत कर सकती है। तो पहली बात तो यह है कि नीतियां जनमत के अनुसार बनाई जाती है, अतः इसे लागू करने में जन सहयोग मिलता है। अब जनहित के लिए जो नियम बने हैं, जनता भी ऐसे नियमों की पालना सहर्ष करेगी, तो ऐसे नियमों को लागू करने में भी क्या होगा, जनता का सहयोग मिलेगा। तो दूसरा गुण है इसका कार्यकुशल शासन। और देखो, इसमें शासन जनता के प्रति उत्तरदायी होता है और शासन करने वाला जनता के प्रति उत्तरदायी होता है, क्योंकि शासन संचालन की जो अंतिम शक्ति है ना, वो जनता में निहित होती है। इसलिए शासक जनता के प्रति उत्तरदायी होता है। तीसरा गुण है सार्वजनिक शिक्षा का साधन। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में जनता सार्वजनिक समस्याओं पर अपनी राय प्रकट करती है। अब जैसे सार्वजनिक समस्या का मतलब मैंने पहले वाले उदाहरण में कहा था, जैसे कहीं रोड नहीं है तो सार्वजनिक समस्या है, कहीं हॉस्पिटल नहीं है तो सार्वजनिक समस्या है, कहीं विद्यालय नहीं है तो सार्वजनिक समस्या है,
कहीं पर पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही तो सार्वजनिक समस्या है, विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही तो सार्वजनिक समस्या है। तो इन सभी समस्याओं पर जनता अपनी राय प्रकट करती है तथा जनमत व चुनाव के माध्यम से, यानी जब जनता की राय का कोई असर होता है या चुनाव होता है तो उस समय जनता क्या करती है, इन विभिन्न समस्याओं पर अपना विचार प्रकट करती है। अब जनमत या चुनाव के समय जैसे जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में जनता से वोट मांगने के लिए जाएंगे तो जनता सबसे पहले अपनी जो सार्वजनिक समस्या है ना, उस समस्या को उस प्रत्याशी के सामने लेकर के खड़ी होगी। तो इस प्रकार अपना विचार प्रकट करती है और सामान्य नागरिक अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति क्या रहता है, जागरूक रहता है। और इस प्रकार की समस्या से इन जनमत या चुनाव के माध्यम से जो आम नागरिक है वो अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहते हैं। जैसे अधिकार में राजनीतिक अधिकार की बात करें, जैसे हमें वोट देने का अधिकार है तो हमारा कर्तव्य भी क्या है, हमें ऐसे व्यक्ति जो योग्य हो, पद के लायक हो, उस व्यक्ति को उस पद पर निर्वाचित करना, ये हमारा कर्तव्य भी बनता है। ऐसा नहीं कि हमें जाति धर्म क्षेत्र इत्यादि के आधार पर वोट देना, नहीं, तो हमारा कर्तव्य क्या है कि योग्य व्यक्ति को चुनाव में जिता करके भेजना है। तो इसलिए जनता क्या करती है, अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति भी जागरूक रहती है और बड़े हित के लिए छोटे हितों का त्याग करना सीख जाती है। बड़े हितों के लिए का मतलब है कि कोई ऐसा कार्य हो रहा है जिसे अधिकतर लोगों को फायदा होगा और हमें एक व्यक्ति को नुकसान हो रहा है तो भी जनता क्या करती है, अपना नुकसान सहन कर लेगी, लेकिन ज्यादा लोगों का फायदा हो रहा है तो ये क्या करेगी, बड़े हितों के लिए छोटा त्याग करना भी सीख लेती है। जैसे उदाहरण के रूप में सार्वजनिक समस्या क्या है, कहीं रोड नहीं है तो सरकार ने योजना प्लान बना करके रोड बनाने की अनुमति दे दी है। अब सभी ने जिस समय पहले तो मतदाता वोटर जो होते हैं, वोट देने वाले प्रत्याशी के सामने एक समस्या रखी थी कि रोड नहीं है, रोड बनाने की अनुमति मिल गई सरकार के द्वारा, रोड बनाने के लिए जो खाका तैयार हो गया, बनाने की प्रक्रिया चल रही है। तो ऐसे व्यक्ति जहां रोड निकलती है, किसी के खेत से निकलती है, अब जिसके खेत से रोड निकलेगी तो उनको क्या करना पड़ेगा, छोटा त्याग करना पड़ेगा, यानी अपने खेत को रोड बनाने के लिए देना पड़ेगा। अब रोड बनेगी तो बड़ा फायदा क्या होगा, उस रोड पे कितने लोगों को फायदा मिलेगा। तो इसलिए जनता क्या करती है कि बड़े हितों के लिए अपना छोटा त्याग करना सीख लेती है। इसी गुण के कारण गेटल ने देखो, यानी ये जो है ना कौन सा सार्वजनिक शिक्षा के साधन वाला गुण, इसमें बड़े हितों के लिए छोटे त्याग करना सीख लेती है। जनता अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहती है और बड़े हित के लिए छोटा त्याग करना सीख लेती है। ये जनता के अंदर जो खास गुण आता है, इस गुण के कारण गेटल ने लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल कहा है। देखो एक नंबर का प्रश्न भी बन सकता है कि लोकतंत्र को नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला स्कूल किसने कहा था, गेटल ने कहा था। ठीक है, अगला देखो गुण है नैतिक शिक्षा का साधन। नैतिक शिक्षा का साधन, देखो नैतिक शिक्षा का मतलब है नैतिकता की जो बातें हैं वो व्यक्ति आचरण में लाता है, वहां अच्छी व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था देखने को मिलती है। तो लोकतंत्र एक उचित विधि है, निर्णय लेने की एक उचित प्रक्रिया है। इसमें देखो लोकतंत्र व्यक्ति को नैतिक शिक्षा भी प्रदान करता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था व्यक्ति की नैतिकता व पवित्रता की भावना को मजबूत करती है। इसमें व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार मिलते हैं, किसमें, लोकतांत्रिक व्यवस्था में। और राजनीतिक अधिकार कौन कौन से, जैसे वोट देने का अधिकार, राजनीतिक दल बनाने का अधिकार, सार्वजनिक पद प्राप्त करने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, ये सारे राजनीतिक अधिकार हैं। तो इसमें व्यक्ति को राजनीतिक अधिकार मिलते हैं तो व्यक्ति कर्तव्य प्रिय हो जाता है। कर्तव्य प्रिय होने का मतलब है कि हमें जो ये राजनीतिक अधिकार मिले हैं तो हमारा कर्तव्य क्या है, यानी व्यक्ति कर्तव्य विमुख होकर के कार्य नहीं करते हैं, अपने कर्तव्यों को निर्वहन करते हैं। जैसे एक का अधिकार दूसरे का कर्तव्य बनता है, हमें अधिकार मिलेगा तो कर्तव्य को बखूबी निभाएंगे तो उस अधिकार का इस्तेमाल कर पाएंगे, नहीं तो उस अधिकार का कोई औचित्य नहीं है। तो व्यक्ति कर्तव्य प्रिय हो जाता है और व्यक्ति परिवार की संकीर्ण सीमाओं से निकल करके, यानी वो अपने एक खाली स्वार्थी प्रवृत्ति का नहीं रहता, खाली परिवार तक की नहीं सोचता है, सार्वजनिक हित का कार्य करता है, यानी वो सबकी भलाई का सोच रखता है, यानी किसी एक व्यक्ति विशेष की सोच वो नहीं रखता, किसी अपने परिवार तक सीमित नहीं रहता, वो सार्वजनिक हित का कार्य करते हैं। और अपने साथी, यानी अपने जैसे जो अपने साथी होते हैं, अपने साथी नागरिकों के साथ सहयोग, सहिष्णुता, उदारता
वह सहानुभूति का व्यवहार करते हैं, यानी जैसा व्यवहार अपन दूसरे व्यक्तियों से अपने लिए चाहते हैं ना, वैसा व्यवहार दूसरों के साथ में करते हैं। और व्यवहार में ये जो प्रमुख आदर्श लोकतांत्रिक जो बातें हैं, जो तत्व है, उनको व्यवहार में लाते हैं। जैसे एक दूसरे का सहयोग करना हो, सहयोग की भावना से रहना हो, शिष्णुता हो, उदारता, भले, कल्याण, सहानुभूति, दया, प्रेम, ये सारी इसमें आ जाती है। अगला है देशभक्ति की शिक्षा, यानी इस शासन व्यवस्था में व्यक्ति को देशभक्ति की शिक्षा मिलती है। लोकतंत्र राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास करता है, यानी व्यक्ति को देश के लिए बड़े से बड़ा त्याग बलिदान करने के लिए विवश कर देता है। इसमें राज्य किसी शासक वर्ग की संपत्ति नहीं है, यानी राज्य है ना, वो किसी शासक का नहीं है, किसका है? जनता का है। इसमें राज्य किसी शासक वर्ग की संपत्ति नहीं है, अपितु इसे जनता की संपत्ति माना जाता है। इसलिए जनता है वो राष्ट्र के लिए बड़े से बड़ा त्याग करने के लिए तैयार हो जाती है। अगला है क्रांति से सुरक्षा, यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कभी क्रांति नहीं होती। क्यों नहीं होती है? कि जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार शासन करती है, यानी यहाँ तानाशाही नहीं होती है, स्वेच्छाचारी शासन नहीं होता है, जनता जनमत का आदर किया जाता है। शासन व्यवस्था में जनता की सहभागिता होती है, जनता को अधिकार मिलते हैं। इसलिए इस प्रकार की शासन व्यवस्था में क्रांति, बगावत वगैरह नहीं होती है। और जनता समय समय पर शासन का गठन करती है। जनता से किए गए वादे या जनहित के लिए जो शासन का संचालन नहीं हो रहा है, तो जनता को ऐसी सरकार को हटाने का अधिकार है। इसलिए इस प्रकार की शासन व्यवस्था में क्रांति नहीं होती है। क्यों नहीं होती? लोकतंत्र में शासन की जो अंतिम शक्ति है वो किसमें निहित होती है? जनता में निहित होती है। शासन वर्ग किसी एक वर्ग के, यानी शासन शक्ति किसी एक वर्ग के हाथ में नहीं होती है, संपूर्ण जनता के हाथ में होती है। तो ये गुण हो गया अगला, क्रांति से सुरक्षा। अगला लोकतंत्र का गुण है, देखो, समानता व स्वतंत्रता पर आधारित शासन व्यवस्था। यानी इसका मतलब यह है कि इस प्रकार की शासन व्यवस्था में राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक के साथ में समानता और स्वतंत्रता का व्यवहार किया जाता है। यानी इसमें जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग इत्यादि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। सभी व्यक्तियों को कानून की नजर में समान समझा जाता है, सभी व्यक्तियों को समान अधिकार दिए जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जैसे वोट देने का अधिकार है, तो एक व्यक्ति एक वोट दे सकता है। तो इस प्रकार यह स्वतंत्रता और समानता पर आधारित शासन व्यवस्था है। और अगला है स्वतंत्र व निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना। यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका होती है। क्यों होती है? कि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका स्वेच्छाचारी न बन जाए। व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने के लिए न्यायपालिका की भी व्यवस्था है। और स्वतंत्र का मतलब यह है कि कार्यपालिका और व्यवस्थापिका का न्यायपालिका के कार्यों में हस्तक्षेप भी नहीं होना चाहिए, और न्यायपालिका किसी के दबाव में आकर के भी कार्य न करे। व्यवस्थापिका कोई ऐसा गैर कानूनी का नियम न बना दे जो जनहित के लिए ठीक नहीं है। ऐसे नियमों को न्यायपालिका क्या कर देती है? अवैध करार देती है। यानी न्यायपालिका के पास में न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति होती है, उस शक्ति के आधार पर सरकार के जो अंग है, व्यवस्थापिका है, कार्यपालिका है, वो संवैधानिकता के अनुसार कार्य नहीं करता, तो ऐसे कार्यों में रोक लगाने का काम करती है। व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को अवैध करार दिया जाता है जो विधिवत रूप से सही नहीं होता, तो ये शक्ति न्यायपालिका के पास में होगी। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का होना जरूरी है। देखो, नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा भी न्यायपालिका के द्वारा की जाती है। व्यक्तियों के अधिकार छीने जा रहे हैं, शोषण हो रहा है, तो उनको उनके सुरक्षा न्यायपालिका दिलाती है। अगला, कला, साहित्य, संस्कृति व विज्ञान की प्रगति में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था सहायक है। देखो, जहां तानाशाही अधिनायक तंत्र है, वहां कला, साहित्य, संस्कृति, विज्ञान के क्षेत्र में विशेष स्वायत्तता नहीं दी जाती है। यानी अधिनायक तांत्रिक शासन व्यवस्था का उसके ऊपर नियंत्रण होता है, जबकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है, और उनकी उन्नति के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं। अगला गुण, संविधानवाद में आस्था। संविधानवाद में आस्था का मतलब है इस प्रकार की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए जो नियम नीतियां बनी हुई, जो संविधान में लिखी गई बातें, उनके अनुसार शासन का संचालन किया जाता है, विधिवत रूप से शासन संचालित होता है। इसमें क्या होता है? सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी शक्तियों का बंटवारा होता है। शक्ति किसी एक वर्ग या एक संस्था तक सीमित नहीं रहती है। सीमित शासन की बात को स्वीकार किया जाता है, यानी जो सरकार का जो कार्यकाल है वो निश्चित अवधि के लिए है, और
अनावश्यक हस्तक्षेप, सरकार का व्यक्तिगत मामले में भी अनावश्यक हस्तक्षेप, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक क्षेत्र में सरकार क्या करती है, अनावश्यक हस्तक्षेप भी नहीं करती है और विधिवत रूप से शासन का संचालन होता है। इसलिए संविधानवाद में इस प्रकार की शासन व्यवस्था में आस्था रखी जाती है। और अगला गुण है शक्तिशाली शासन व्यवस्था। शक्तिशाली शासन व्यवस्था क्यों है कि पहली बात तो यह है कि इस प्रकार की शासन व्यवस्था में जनता की सहभागिता होती है, राष्ट्र प्रेम की भावना। जब जनता को शासन व्यवस्था में भागीदार बनाया जाएगा तो लोगों के अधिकार, राजनीतिक अधिकार, राष्ट्र प्रेम की भावना और व्यक्ति है वो कर्तव्य प्रिय हो जाता है और जन सहमति पर आधारित शासन व्यवस्था होती है, तभी तो ये शक्तिशाली होती है। और राष्ट्र के ऊपर जब किसी भी प्रकार का कोई संकट खड़ा होता है तो ऐसी स्थिति में आह्वान किए जाने पर पूरी संपूर्ण राष्ट्र की जो जनता है एकजुटता का परिचय देती है। इसलिए इस शासन व्यवस्था को शक्तिशाली शासन व्यवस्था कहते हैं, क्योंकि यह शासन व्यवस्था किसी एक वर्ग की संपत्ति नहीं है, संपूर्ण जनता की है। तो राष्ट्र के ऊपर जो भी आंच आती है तो ऐसी स्थिति में जनता एकजुटता दिखाती है। और उसके बाद में विश्व शांति का समर्थक यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था आज सबसे उपयुक्त शासन व्यवस्थाओं में से माना जाता है। इसलिए दुनिया के सभी देशों में इस प्रकार की शासन व्यवस्था चलती है। ये एक उचित शासन व्यवस्था है, इसमें किसी भी प्रकार का किसी के साथ में कोई भेदभाव नहीं होता, अन्याय नहीं होता, किसी का शोषण नहीं होता, किसी की संपत्ति को नहीं हड़पा जाता है, किसी के अधिकार को नहीं छीना जाता है। इसलिए सबसे शक्तिशाली शासन व्यवस्था में से एक माना जाता है। और विश्व शांति के लिए सहायक क्यों है कि यहाँ साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और ये जो कोई साम्राज्य हड़पने की नीतियां, इनका विरोध किया जाता है। किसी भी प्रकार का कोई मतभेद है, विवाद है, मसला है तो इनको मिल बैठ करके हल कर लिया जाता है। परस्पर विवादों का जो समाधान है ना मिल बैठ करके कर लिया जाता है। तो इस प्रकार ये लोकतंत्र के प्रमुख गुण हो गए। और अब अपन अगला पढ़ेंगे लोकतंत्र के दोष।